चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हाँ सर। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। अब गिवन अमाउंट के लिए अगर अमाउंट गिवन है, एन कांस्टेंट हो गया, दो फंक्शन ले लीजिए, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, हाँ इसको सर। डिफरेंशिएट करिए तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हाँ सर। प्लस डेल यू बाय डेल वी एडवांस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हो यहाँ पर लिखना भूल गया, डी टी और यहाँ डी वी, राइट। अब सॉलिड्स और लिक्विड के लिए क्या होता है? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, इसका मतलब बचा क्या कि डेल्टा यू इक्वल टू बचेगा डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी, यही बचेगा, हाँ ना। हाँ सर। और डेल यू किसके इक्वल हाँ होता सर। है? डेल इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी के इक्वल होता है। हाँ ये सर। तो सॉलिड लिक्विड के लिए था। अब देखते हैं फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू इक्वल टू हो गया डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, यही रहेगा। तो हाँ फाइनल रिजल्ट तो वही आ रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन की वजह से फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो डेल यू इक्वल टू आ गया हमारा एन सी वी डी टी। तो यहाँ पर क्या था? डेल यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। रिजल्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में जो जीरो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग तरीके से आ रही है। अब सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन करना है, सपोज कीजिए सी वी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी टी, ये दे रखी है, हमें डेल्टा यू निकालना है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन सी वी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, डी इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे हम इनको, एन ए प्लस बी टी डी टी। लिमिट ले लिए यहाँ पर टेम्परेचर के टी वन और टी टू, सॉल्व कर लेंगे तो डेल यू इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, एन तो बाहर हो गया, ए डी टी, हाँ ए डी टी का क्या होगा? ए टी टू माइनस टी वन हो जाएगा इंटीग्रेशन पर, प्लस बी बाई टू और टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, यही हो जाएगा। हाँ सर। ये डेल की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट रियल गैसेस के लिए क्या होता है? कोई भी चीज जीरो नहीं होती है। और रियल गैस डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जीरो नहीं होता है। तो रियल गैस के लिए डेल्टा इक्वल टू होता है डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी, यही होता है। तो डेल्टा ई इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल यू बाय डेल टी, इसको हम लिखते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए टी वन टी टू एन सी वी डी टी प्लस इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए वी वन वी टू डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है, इफ ए डोमिनेट, रियल गैसेस में एक ए कांस्टेंट होता है, एक बी कांस्टेंट होता है। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो ये वाली जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, और अगर बी डोमिनेट करता है, ये बी डोमिनेट, तो फिर दूसरी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डेल यू बाय डेल वी, ये क्या होती है? नेगेटिव होती है।
अब स्पेसिफिक अच्छा प्योर एडवांस के लिए क्वेश्चन बनता है तो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, सर ये समझ नहीं आया ना। क्या नहीं समझा है? सर मतलब इसमें वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है? वो है, अब उसके चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि रियल गैसेस के प्रॉब्लम भी वैसे एडवांस में नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वाले, हाँ ठीक है ना, एक्सक्लूडेड पोर्शन है, लेकिन कई बार बुक में मिलता है इसलिए थोड़ा सा बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमने एक इक्वेशन ली पीवी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने के ले लिया। अब अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है तो पीवी इक्वल टू के हो जाएगा। एक्स इक्वल टू गामा है तो पीवी गामा यानी एडियाबैटिक प्रोसेस बन गई। एक्स इक्वल टू 0 है तो पी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है तो भी इक्वल टू के हो गया, आना हाँ कितने सर। टर्म बनेंगे? अब यहाँ से देखिए इस वाली इक्वेशन से पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू के, पी वन वी वन एक्स इक्वल टू पी टू वी टू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। हाँ और सर। हम क्या लिख सकते हैं, पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी के। ये हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू के बाय वी टू द पावर एक्स यानी के इंटू वी टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर? तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के वी टू द पावर माइनस एक्स, और डी वी इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन आ जाए तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेट करा हमने तो के तो कांस्टेंट है, माइनस के बाहर ले लिया, अब क्या बचेगा, भी इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन विद लिमिट कर दीजिए v1 वॉल्यूम से v2 वॉल्यूम, और नीचे क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स, यही बचेगा। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व हाँ करें तो आ जाएगा माइनस के बाय 1 माइनस एक्स, अंदर रखिए इसको, के को मल्टीप्लाई भी कर लो, और अपर लिमिट रखिए भी की जगह v2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, के इंटू वी वन 1 माइनस एक्स, यही आ जाएगा, कुछ और यही आ जाएगा ना। लेकिन पी वन वी वन एक्स इक्वल टू पी टू वी टू एक्स इक्वल टू के होता है, तो के की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करें तो डब्ल्यू इक्वल टू, अब एक काम करिए, माइनस माइनस को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करूँ इसमें, ओहो के यहाँ डबल से लिख लिया, सॉरी सॉरी, ये तो अंदर ले लिया ना। एक को करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको एक्स माइनस 1 लिख लेता हूँ। अब यहाँ बताइए, अब यहाँ मैं क्या करूँ, के की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर, के की वैल्यू v2 है तो यहाँ रख लेता हूँ p2 v2 टू द पावर x इंटू v2 टू द पावर 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ पर रख लेता हूँ p1 v1 टू द पावर x इंटू v1 टू द पावर 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो w इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1, अब यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, बचेगा क्या, v2 के ऊपर कितने की पावर रहेगी, 1 की पावर बचेगी, 1 की पावर बचेगी यानी p2 v2 माइनस p1 v1। ये वर्क का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद या तो आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, रिमेंबर। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ये फिजिक्स में ज़्यादा है, केमिस्ट्री में एक आधे क्वेश्चन मिलेगा, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी इक्वल टू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी यू किसके इक्वल है, एन सी भी,
एन सी वी मोलर हीट कैपेसिटी डी टी, यही होगा इक्वल टू डी क्यू किसके इक्वल है, एन सी मोलर हीट कैपेसिटी कोई सी भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर हो सकती है, कुछ भी नहीं बोल सकते, और प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, डी वी बाई डी टी निकाल लें, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ये, यानी क्या किया, डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा अपना, एन कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सी एम माइनस सी वी एम बाय में पी, यही बचेगा। तो ये डी वी बाई डी टी की हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद वापस अगले पॉइंट पे इसी में आ जाए कि पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू के है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो पी इक्वल टू हो जाए के वी टू द पावर माइनस एक्स, राइट। लेकिन पी आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है, वो होता है एन आर टी, एक काम करें इसमें, इसको छोड़ो, यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू पुट कर दो एन आर टी बाई वी टू द पावर एक्स इक्वल टू के, तो एक क्वेश्चन बन जाएगी के इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी वी टू द पावर एक्स माइनस वन, कितना आ जाएगा, है ना। आप इस वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, कि हो जाए के बाय में वी टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू एन आर टी, या फिर के वी टू द पावर वन माइनस एक्स इक्वल टू एन आर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी टी के वी टू द पावर वन माइनस एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी एन आर टी। सॉल्व करेंगे इसको, वन माइनस एक्स, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स इंटू के इंटू वी टू द पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी टी, यही बचेगा इक्वल टू एन आर। आगे बढ़े इसमें, तो वन माइनस एक्स, अब के ये वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल थी, पी के इक्वल थी, क्यों, क्योंकि पी इक्वल टू क्या देखा था, मैं के इंटू वी टू द पावर माइनस एक्स देखा था, तो वन माइनस एक्स इंटू पी डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया, एन आर। लेकिन डी वी बाई डी टी की वैल्यू देखिए ऊपर रखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो गया अपना एन आर बाई पी इंटू वन माइनस एक्स, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा एन मोलर हीट कैपेसिटी, और ए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय पी इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू वन माइनस एक्स। तो पी से पी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, सी एम यानी हीट कैपेसिटी निकालना है, तो सी एम की वैल्यू हो जाएगी, उधर जाएगा ये, और साथ में एन से एन भी कैंसिल हो गया, तो ये प्लस में हो जाएगा सी वी एम, तो इक्वल टू सी वी एम प्लस आर वाई वन माइनस एक्स, चाहे तो आप ये फार्मूला याद रख लें, एक याद रख लें, ये याद रख लें, और एक कौन सा वर्ग वाला, किसके लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। ओके सर। ये बात समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अभी फिजिक्स में मेन पार्ट है ये, ना कि केमिस्ट्री में। अब इस पर जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्राइएटॉमिक, क्यों, कार्तिक का फोन आया था क्या? नॉन लीनियर गैस इन बात विच नहीं ना करो यार, मैं उसको मैसेज कर pressure of system always directly proportional to V, ये दिया हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 बाय v, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए तो p क्या दिया हुआ है, p दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, सॉरी, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v दिया है क्वेश्चन में। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाय v। अरे क्या लिखा हूँ, p इक्वल टू हो जाएगा k इंटू v, तो k इक्वल टू हो जाएगा p बाय v, यानी इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा p v टू द पावर -1। तो इससे कंपेयर कर लें हम पॉलीटेपर प्रोसेस में, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब मोलर हीट कैपेसिटी मालूम है, R बाय x -1 प्लस R, एक मिनट क्या था, R बाय x -1 है, उल्टा लिख दिया मैंने, R बाय 1 - x प्लस CVM, ये था, ठीक है। अब CVM हाँ किसके सर। इक्वल होता है, CVM किसके इक्वल होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है, अरे CP इक्वल टू होता है CV प्लस R, और गामा इक्वल टू होता है CP बाय CV। तो CP की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा CV गामा इक्वल टू CV प्लस R। CV कॉमन ले लीजिए, CV कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, गामा -1 इक्वल टू R। क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, R बाय 1 - x प्लस CV की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R बाय गामा -1 लिख सकते हैं फार्मूले में। अब यहाँ पर हाँ x की सर। वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी, तो CM इक्वल टू हो गया R -1 दे रखी, तो ये कितना हो गया, R बाय 2 प्लस R बाय गामा -1, ये इक्वेशन बन गई, हाँ ना। हाँ सर। कोई समस्या है इसमें। अब R बाय गामा नो -1 सर। क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, CVM निकालना है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन को किस फॉर्मेट में देना है उस पर डिपेंड करता है आंसर। अब जैसे इसको अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट करने के लिए CM इक्वल टू R बाय 1 - x प्लस CVM, यही पॉलीट्रिपल प्रोसेस है। तो अभी अभी हमने लिख लिया कि R बाय 2 हो गया, CVM क्या होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2R, यही होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी यहाँ पर, कौन सी है, ट्राई एटोमिक और नॉन लीनियर है, ट्राई एटोमिक और नॉन लीनियर, यानी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3, और रोटेशनल भी कितनी हो गई, 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 6 हो गई। हाँ सर। इक्वल टू हो गया R बाय 2 प्लस 6 बाय 2R, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1R बाय 2 हो जाएगा। अरे कुछ पल्ले पड़ा, हाँ सर, हाँ सर। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा वैसा अपन ने लिख लिया है, ठीक। यस सर। थोड़े से क्वेश्चन देख ले इससे रिलेटेड, चलेंगे कि दौड़ेंगे, चलेंगे सर। नहीं दौड़ा लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर से, बताइए, सॉल्व करिए। स्पीडली, क्या आंसर आया,
क्या लगाना है इसमें, कंडीशन क्या लगानी है पहले वाले में? गामा मिक्सचर इक्वल टू क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीपी, मिक्सचर का सीपी बाय मिक्सचर का सीपी इक्वल टू n1 cp1 प्लस n2 cp2 डिवाइड बाय n1 cv1 प्लस n2 cv2। पहले के मोल कितने हैं, 1 है, और मोनो एटॉमिक गैस है, गामा Yes, डायरेक्ट दे रखा है। चलो हमें सीपी पता है, मोनो एटॉमिक के लिए सीपी और सीवी क्या होता है, सीवी इक्वल टू क्या होता है F/2R, और सीपी क्या होता है, sir. सीपी क्या होता F है plus F/2R प्लस R। R. तो मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो सीपी कितना आ गया, अच्छा यार कौन सा बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गया, कल डिस्कस किया ना इसको। मोनो एटॉमिक के लिए सीपी कितना हो गया, F3 है ना, Yes, sir. 3/2 R प्लस R यानी 5/2 I R by 2 R. प्लस डाई एटॉमिक के कितने मोल है, 1 मोल है। डाई एटॉमिक के लिए सीपी कितना होता है, डाई एटॉमिक गैस, 5 डाई by 2 एटॉमिक R. तो लीनियर ही रहेगी, तो पी एफ कितना हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 5 हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई, 7 by 2 R. 7/2R हो गया। ठीक है, यहाँ 1 प्लस सी भी कितना, 3/2R, और दूसरे का सी भी कितना, 5/2R। आर से Sir, आर 1 कैंसिल, into आएगा ना? हाँ तो अब कितना हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, Yes. हाँ सर। कितना आया 12/8, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3/2 आंसर आ गया। समझ में आ गया। हाँ सर। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन ट्राई करिए। समझ में आया कंसेप्ट, कल किया था। हाँ सर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो डायरेक्ट अपने को मोनो एटम डायटोमिक इनकी वैल्यू रटी हुई नहीं होती हैं, तुरंत का तुरंत कैलकुलेट कर डालिए, कितनी चीजें रटोगे, फिर तो क्वेश्चन करते करते वो अपने को अल्टीमेटली रट जाती हैं, वो एक अलग मैटर है। तो पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए तो अपने आप वो चीजें लर्न हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। A piston freely move in an insulated cylinder from volume 5 liter to 10 liter, then calculate work done and heat during this expansion। देखिए फ्रीली मूव कर रहा है इन इंसुलेटेड सिलेंडर। इंसुलेटेड सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, 0। Yes sir. ठीक है, piston freely move in insulated cylinder from volume 5 liter to 10 liter, then calculate work done and heat during this expansion। यार क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा। इंसुलेटेड सिलेंडर में पिस्टन मूव कर रहा है, Q 0 हो गया, अब W कितना होगा, गैस है भी कि नहीं, इसमें कुछ तो नहीं दिया। अगर एक्सपांसन हो रहा है, इंसुलेटेड सिलेंडर 5 लीटर से 10 लीटर तक उसका एक्सपांसन हुआ, वो अंदर है क्या फिर,
गड़बड़ लग रही मुझे, क्योंकि प्रेशर तो दे ही नहीं रहे, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 0, हाँ ना। अगर एक्सटर्नल सर। प्रेशर 0 है तो फिर तो वर्क 0 हो गया। राइट। भाई एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क 0, और तो उसमें कुछ क्वेश्चन में कोई कंडीशन है ही नहीं कि हम और किसी भी तरीके से हम उसको सोल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल टाइप का प्रॉब्लम था और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ट्राई करिए इसको। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन, सर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और कोई, हाँ सर, एडियाबैटिक। एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक। हाँ, जब रियल गैस को आप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन, टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा, टेम्परेचर तब डिक्रीज होगा सिस्टम का जब सिस्टम में गैस एक्सपांड हो रही हो, क्योंकि जब गैस एक्सपांड होगी वो क्या करेगी, एक्सपांशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए, मॉलिक्यूल दूर दूर जाने के लिए, तो सिस्टम से एनर्जी ले लेगी, सिस्टम से एनर्जी लेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, क्योंकि जितना सिस्टम का टेम्परेचर Yes, कम sir. होता सिस्टम उतना ले लेता, तो वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जूल थॉमसन इफेक्ट का प्रिंसिपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब गैस को एडियाबेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस को हम एंटर कराते हैं तो वहां पर प्रेशर, वहां पर क्या होता है, एक्सपांशन होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो लिक्विफिकेशन होता है। ठीक है, हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. चलिए बताइए। 1 mole of ammonia gas at 27 degrees Celsius is expanded in reversible adiabatic condition to make volume at times. Final temperature and work done respectively are. तो रिवर्सिबल में अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन पे आ जाएंगे, टी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। कांस्टेंट। हाँ याद आ सर। गया रिवर्सिबल में। तो T2/T1 अपन कर लेंगे। हाँ, और फिर वर्क इक्वल टू क्या होता सर है, टेम्परेचर तो NCV, 150 है। टेम्परेचर 150। ठीक है, टेम्परेचर 150 आ गया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। हाँ। याद आ गया। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. क्या करा आपने, TV गामा टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ। यानी T1 V1 गामा टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ से T2 निकाल लो। हाँ सर। वो T2 निकालने के बाद वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, NCV T2 माइनस T1। राइट।
हाँ सर। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। यही बात समझ में सभी को? थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे आ जाइए। क्या करना हमें इसमें? स्लोप फाइंड करना है। एडियाबेटिक कर्व दे रखा है, तो एडियाबेटिक कर्व के लिए स्लोप मालूम है, कैसे निकालते हैं? स्लोप इक्वल टू माइनस गामा dp बाय dv, यही आ जाएगा स्लोप। हाँ अरे भाई सर। हमें मालूम है पी भी गामा इक्वल टू के, Yes, तो आप sir. इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dp बाय Yes, dv sir. डिफ्रेंशिएट कर लोगे, हाँ सर। सॉल्व कर लो। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो dp बाय dv के इसका पी और वी है, तो पी और वी का जो भी स्लोप आएगा, स्लोप देखना है। तो स्लोप देखना है, तो अरे क्या आ गया, स्लोप देखना है तो मुझे बताइए स्लोप क्या होता है यहाँ पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटोमिसिटी। तो अब ए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका हीलियम और बी होना चाहिए हाइड्रोजन। आगे वैसे भी अपन पढ़ने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। Yes, sir. और एक क्वेश्चन फिजिक्स में भी है, इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेंगे अगर बुक आप सोल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना टाइम लगा रहे हैं? अरे एनक्लोज एरिया ही तो देखना है, करना क्या है? पी और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए। पहला आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। दूसरा है आइसोबारिक। अरे ग्राफ मालूम है नहीं मालूम है? हाँ सर। आइसोबारिक, आइसोबारिक में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक। तीसरा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में लाइन कहाँ पर आएगी? ये आएगी अगर हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। ये वाला है आइसोथर्मल के लिए, ये वाला है एडियाबेटिक के लिए, वो ये वाला है आइसोबारिक के लिए। अब बताइए सबसे ज्यादा अगर इस पॉइंट से हमने शुरू करा तो देखो, इस पॉइंट से शुरू करा, ये तो हो गया हमारा किसके लिए? आइसोबारिक, मतलब कौन सा हो गया? W3। और ये हो गया आइसोथर्मल यानी कौन सा हो गया? W1। ये हो गया एडियाबेटिक यानी कौन सा हो गया? W2। तो एरिया बताइए किसमें ज्यादा है? एरिया किसमें ज्यादा है? सर W3 फिर W1 फिर W3 देन W1 देन W2, ठीक है। हाँ सर। ये ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में खूब पढ़े होंगे, पढ़े हैं नहीं पढ़े? चलो नहीं पढ़े तो मैं यहाँ वापस से बता देता हूँ, एक बार देखिए। पीवी कर्व, यहाँ है प्रेशर, यहाँ है वॉल्यूम, ठीक है।
हाँ ना भी बोलते चलो। हाँ सर। ग्राफ किसके लिए है? यस सर। ये किसके लिए है? आइसोबार। हाँ सर। आइसोबार। और ये वाला किसके लिए है? आइसोकोर। आइसोकोर, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ सर। अरे हाँ ना बोलते चाहो तो उससे क्या होता है, मुझे लगता है समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मेरी भी एनर्जी बढ़ती है। हाँ सर। ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम जा रहे हैं तो अब ये बताइए एक्सपांशन के लिए है कि कंप्रेशन के लिए है? सर एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपांशन के लिए, तो ये ऐसा ऊपर तक चला जाएगा ये। हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। ऊपर जा रहा है तो मतलब कौन सा होगा? कंप्रेशन। नीचे आ रहा है तो एक्सपांशन। तो ये वाला कौन सा हो गया अपना? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? जो स्लोप हम निकालते हैं आइसोथर्मल के लिए, जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप किसके इक्वल होता है? माइनस डी पी बाई डी वी। हाँ और सर। एडियाबैटिक के लिए स्लोप क्या निकल के आता है? स्लोप भी निकाल के नहीं बताना? चलो स्लोप भी निकाल के बता देता हूँ, हाँ नहीं तो बोलोगे स्लोप आए कैसे। देखिए पी वी इक्वल टू क्या है? के। तो वी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। तो डी पी वाई डी वी इक्वल टू हो गया माइनस पी वाई वी इक्वल टू क्या कहलाता है? स्लोप। किसके लिए हो गया? ये हो गया आइसोथर्मल, राइट। दूसरी कंडीशन एडियाबैटिक के लिए पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के। तो वी गामा डी पी प्लस पी वी गामा माइनस 1 डी वी इक्वल टू 0। तो डी पी बाय डी वी इक्वल टू वी गामा उधर जाए, डी पी बाय डी वी इक्वल टू, ये उधर जा करके डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? माइनस गामा पी बाय वी हो जाएगा। हाँ सर। तो राउंड भी लिख रहा हूँ पी। हाँ ये सर। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ पी वी कर, तो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्लोप ऑफ पी वी कर, स्लोप ऑफ पी वी कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटोमिसिटी। ठीक। हाँ सर। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटोमिसिटी। तो गामा किसका ज्यादा होता है? मोनो का गामा ज्यादा होता है, डाई का गामा कम होता है, ट्राई का गामा और कम होता है। ये बात क्लियर हो गई। अभी इसको हम वापस से दोबारा फिर से पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताइए अब इसमें ये जो लाइन है आइसोथर्मल के लिए, और एक और मैं ले रहा हूँ लाइन ये वाली, अब बताइए किसके लिए है? स्लोप से आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसके लिए हो जाएगा? एडियाबैटिक के लिए, हाँ ना। क्योंकि एडियाबैटिक के लिए स्लोप क्या है? एडियाबैटिक के लिए स्लोप ये है, वो आइसोथर्मल के लिए स्लोप ये वाला रहा, ऊपर वाला, राइट। तो एक्सपांशन में तो ये वाली लाइन हो गई आइसोथर्मल मल। अरे क्या लिख रहा हूँ यार, बोल कुछ रहा हूँ, दिमाग बिल्कुल, दिमाग को बोलने में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा। तो अब इसमें ये वाला किसके लिए? आइसो कोरिक के लिए है। अब यहाँ पर ये वाला किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। और ये वाला किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए। तो जब हम एक्सपांशन की बात करते हैं तो एक्सपांशन में सबसे ज्यादा वर्क किसका है? आइसोबारिक का, है ना। हाँ एक्सपांशन की जब हम बात करेंगे तो किसके लिए है? आइसोबार। उससे कम किसका है? आइसोथर्मल। उससे कम किसका है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और सबसे कम किसका है? आइसोकोरिक। उसमें तो 0 है। 0 क्यों है? कोई एनक्लोज एरिया ही नहीं है, और पी डेल्टा भी। अब जब हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन बताइए सबसे ज्यादा किसके लिए है? कंप्रेशन में सबसे ज्यादा किसके लिए? अरे यार कंप्रेशन मतलब ये हो गया एरिया। ना,
एडियाबेटिक के लिए। उसके बाद क्या आ गया आपका आइसोथर्मल। उसके बाद क्या आ गया आपका ये वाला कौन सा आइसोबारिक। और सबसे कम आइसोफोरिक। ये कौन सा ग्राफ देखा हमने, पी और वी ग्राफ। अब अगर पी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आता है, यहाँ ले लीजिए पी और यहाँ पर ले लीजिए टी, तो ग्राफ कैसा आता है। इन दो पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। पहले वाले में, इस वाले में हॉरिजॉन्टल में क्या है आइसोबारिक, और वर्टिकल वाली कौन सी है आइसोथर्मल। अब पी बाय वी में हम एनक्लोज्ड एरिया देखते हैं, ना कि पीटी में। तो पी और टी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मालूम है पी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा आता है। ये क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इस लाइन पर। ये वाली जो लाइन जाएगी ये कौन सी हो गई आइसोकोरिक। अब बचा कौन सा अपना एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक के लिए लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी एडियाबेटिक। ये वाली लाइन किसके लिए आएगी एडियाबेटिक। और वी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो फिर ग्राफ कैसे आएंगे। ये वाले ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में सीखे नहीं सीखे मुझे मालूम नहीं। वी और टी बताइए, ये वाला किसके लिए है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो ये आइसोबारिक वाला किसके लिए आइसो, बारिक अरे क्या लिख रहा हूँ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। क्लियर। हाँ सर। और वी और टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ले लेते हैं तो कांस्टेंट क्या रहता है प्रेशर होता है कि नहीं। हाँ ये सर। वाला हो गया आइसोबार। अब बचा क्या एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक के लिए लाइन ऐसी आती है, ये हो गया एडियाबेटिक। ठीक। अब जैसे अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया पी और वी में, इस पॉइंट से लिया मैंने, ये तीन लाइन बनी हुई है, तीन ग्राफ बने हुए हैं 1 2 और 3। अब इसमें से एक हीलियम है मोनोएटॉमिक, एक डाईएटॉमिक, एक ट्राईएटॉमिक। आपको नंबर देना है 1 कौन सा 2 कौन सा 3 कौन सा। बताइए। अरे अभी यही पढ़ा था ना गामा, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा और गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। तो बताइए जल्दी 1 किसके लिए 2 किसके लिए। हाँ भगवान क्या होगा। भाव हाँ सर। बोलो। स्लोप फाइंड करना नहीं आ रहा है क्या। सर थर्ड का सबसे ज्यादा। थर्ड। तो मुझे बताइए एटॉमिसिटी गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ तो नंबर 1 कौन सा आएगा इसमें। क्या बताना है एटॉमिसिटी कम जाता है। स्लोप ज्यादा, तो ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। क्या Yes, sir. अब अगर इसी में मैं चेंज कर दूं पी और वी में, अब मैं दे रहा हूं लाइन ऐसी, यानी कंप्रेशन में दे रहा हूं। अब बताइए 1 2 और 3, अब क्या होगा उल्टी होगी ना लाइन, हाँ सर। तो उल्टा हो जाएगा। 1 क्या है यहाँ पर हीलियम, हीलियम। 2 क्या है यहाँ पर O2 और 3 क्या है यहाँ पर अमोनिया।
अरे भाई फिजिक्स में क्या है, तो जीरो लेवल की चीजें काउंट होती हैं, बहुत कोई डिफिकल्ट लेवल थोड़ी है। आगे पढ़े, हाँ कोई हाँ समस्या सर। इसमें? नहीं सर। नहीं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। ईशा इसका Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, Okay. ठीक है? 2-3 बार पढ़ोगे चैप्टर तो परफेक्ट हो जाएगा। और 11th का 11th में कवर करना, नहीं तो 11th में कवर नहीं हो पाते तो चैप्टर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो ये क्या है? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर दूसरा, इट इज स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हाँ सर। मैथमेटिकली एच इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी, ई यानी इंटरनल एनर्जी। तो डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी ई प्लस डी पी वी। लिख लूं? हाँ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है मालूम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी किसके इक्वल होता है? Q प्लस W डी क्यू प्लस पी डी वी माइनस PdV। माइनस पी डी वी। तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस माइनस पी डी वी, और डी पी वी इसको भी कर लीजिए, प्लस तो PD प्लस पी डी वी और माइनस माइनस वी डी पी हो जाएगा। सर प्लस DVP होगा ना, डी VDP एच इक्वल टू डी क्यू प्लस 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 डी क्यू प्लस VDP। वी डी पी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो तो DH इज इक्वल्स टू DQ। डी पी इक्वल टू हो जाएगा 0, तो हाँ डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू। Q। हाँ इसका मतलब है कि जो डेल्टा एच होता है वो हेल्पिंग जो से क्यू पी के बराबर होता है। एट कॉन्स्टेंट। याद आया? हाँ सर। तो दो चीजें हमने देखी थी, एक तो हमने देखा था डेल्टा ई, डेल्टा ई किसके बराबर था? क्यू वी के बराबर। और दूसरा हमने निकाला डेल्टा एच किसके बराबर? क्यू पी के बराबर। क्यू भी मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक क्यू पी कब रहेगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। ओके, हाँ सर। कोई समस्या नहीं इसमें? इसमें नहीं है। अब इसको, हाँ, तो अब इसको आगे बढ़े। जैसे हमने देखा था कि डेल्टा इक्वल टू क्यू वी, तो क्यू वी इक्वल टू क्या देखा था? एन सी वी डी टी। याद आया? हाँ सर। इस तरह से डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डी टी। याद आया? हाँ सर। कोई समस्या नहीं। यानी डेल्टा एच अगर हमें निकालना है तो एन, इसका क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे T1 T2 सी पी डी टी, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल है। डेल्टा ई निकालना है तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे? सी वी डी, सी वी डी, सॉरी, टेम्परेचर के लिए T1 T2, T1 और T2। यस नो? हाँ सर। अब हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो मैं बहुत सिंपल मेथड से बता देता हूँ डायरेक्ट। हमें मालूम है कि एच इक्वल टू क्या है? ई प्लस पी वी। अगर रिएक्शन दो स्टेज में हो रही है, दो स्टेज में हो रही है, तो इनिशियल स्टेज में अगर एंथैल्पी H1 है, इंटरनल एनर्जी E1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। इंटीग्रेशन से नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा। H2 ये हो गया E2 प्लस P2 V2। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, H2 माइनस H1 इक्वल टू E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 माइनस P1 V1। तो ये हो गया डेल्टा एच इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब डेल्टा ई, हाँ सर। प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। एक क्वेश्चन आप लर्न कर लेंगे, हाँ सर। ठीक है भाई? हाँ। ये ई है तो डेल्टा ई और पी डी वी।
क्यों कई बुक में क्या होता है, अब यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से दिया रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, क्योंकि दोनों प्रेशर कांस्टेंट है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस वी वन या पी डेल्टा वी, देख सकते हैं क्या इसको, हाँ सर। ये लिख सकते हैं। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फिर क्या इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी माइनस पी वन भी, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी टू माइनस पी वन इंटू वी, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा वी लिख सकते हैं। मोस्टली ये वाली इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, फॉर आइडियल गैस, गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हमने देख लिया कि डेल्टा एच इक्वल टू, एक तो देख लिया कि एन सी पी डी टी होता है, और फेज ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, तो डेल्टा पी वी या डी पी वी इक्वल टू क्या लिखें हम, एन और आर तो कॉन्स्टेंट ही और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ले लें तो फिर क्या बचेगा, डी एन आर टी, जिसमें से कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब फेज ट्रांजिशन होता है तो मोल चेंज होते हैं, तो डी पी वी का मतलब क्या है, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, तो डी पी वी या डेल्टा पी वी आप कुछ भी बोलिए इसको, ये हो जाएगा डी एन, यानी एन चेंज करना है यहाँ पर, तो डेल्टा एन जी आर टी, एन जी क्या है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना हाँ सर। प्रोडक्ट के गैसियस मोल में से हमें रिएक्टेंट के गैसियस मोल माइनस करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर, ये इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है, समरी ले लेते हैं। हमने क्या देखा कि डेल्टा एच किसके इक्वल है, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा ई हमने कल देखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इक्वल टू होता है एन सी पी डी टी, इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी, याद आ गया। हाँ सर। तीसरा हमने देखा कि एच इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी, तो हमें कुछ नहीं करना, इसका डेल्टा एच कर दो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। अब डेल्टा पी वी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब जो कांस्टेंट वो कांस्टेंट ले लो, अगर आपने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट लिया तो इक्वेशन क्या बनी थी, पी डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया तो इक्वेशन क्या बनी, वी डेल्टा पी, हाँ, और डेल्टा पी वी किसके इक्वल देखा हमने देखा डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच प्लस इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एन जी आर टी, लेकिन डेल्टा एच किसके इक्वल है, तो क्यू पी के इक्वल है, डेल्टा ई किसके इक्वल है, तो क्यू वी के इक्वल है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यस नो, यस सर। हाँ सर। बात समझ में आ गई। हाँ सर। फाइनली यानी ये चीज हमें लास्ट को ध्यान रखनी है, जो मैं नोट में लिख रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है, बाकी तो समझाने के लिए सब बताना पड़ता है, अदरवाइज हमारे काम की ये वाली चीजें हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये ले लें कि अगर यहाँ पर डेल्टा एन जी यानी चेंज इन गैसेस मोल 0 है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा।
दूसरा अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा किससे, डेल्टा ई से। और तीसरा डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन डेल्टा ई हो जाएगी, है ना। तो अगर कहीं कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि H2 प्लस I2 इक्वेशन दे रखी है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इससे क्या बना हमारा 2HI बना, ये भी गैस है। तो प्रोडक्ट के गैसेस मोल दो हैं, रेक्टेंट के दो हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई, तो जो डेल्टा एच होगा वही डेल्टा ई होगा। तो डेल्टा ई का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी चेंज होता है, और डेल्टा एच का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर जो चेंज होता है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, इससे बना CO2 गैस प्लस 2H2O। अब H2O लिक्विड है, तो प्रोडक्ट के गैसेस मोल 1 है, रिएक्टेंट के कितने 3 है, तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा 1 - 3 यानी -2 हो गया। -2 का मतलब 0 से छोटा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी -2 इंटू आर टी, तो डेफिनेटली डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। आगे बढ़ जाए, हाँ सर। सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक, देखो थोड़े थोड़े से कंसेप्ट इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पहले कहा है चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना। 11th में तो ढंग से हो ही नहीं पाया था, टाइम ही हो गया था, इतना एक क्लास लेने के बाद भी ढंग से नहीं हो पाया था ये चैप्टर। हाँ सर। अब समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो 11th के तो तुम लोगों के लगभग लगभग सारे चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। हाँ सर। कोई सा बचा है अब? सर थर्मो ही था। हाँ वो अभी बोरॉन कार्बन फैमिली हो ही गया है। बोरॉन कार्बन फैमिली तुम्हारा लास्ट कल तक का टाइम है, हाँ कर ही सर। लोगे। हाँ और तुम लोग भी ईशा ईशिका तुम लोग भी रिवीजन शुरू कर दो अब चैप्टर के जो भी पढ़ रखे हैं। यस सर। सिलेबस का टेंशन नहीं लेना, तुम्हें तो ये देखना जो पढ़ रखे हैं वो तुम्हारी थ्योरी रिवाइज करना है। एक चैप्टर की थ्योरी 2 घंटे में हो जाना चाहिए। ओके सर। और अक्षत वैभव तुम लोगों को तो क्लियर है कि ये चीज अपने मतलब कितनी बार रिवाइज कर लेंगे अपन, अब घुट जाएगी केमिस्ट्री तो। हाँ सर। पक्के में बोल रहा है, अच्छा। कैसे बोल रहा है? नहीं सर हो जाएगा। और फिर क्या है ना, आप इसके बाद फिर एडवांस पे भी आ जाएंगे, एडवांस भी इसमें चल रहा है, लेकिन साथ में मेंस भी लेके चल रहा है। सर ये वाला मॉड्यूल में नहीं है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? ध्यान नहीं दिया है बेटा, देखो हर चीज मॉड्यूल में नहीं पॉसिबल हो पाती है। हाँ सर। मॉड्यूल क्या एक एवरेज टाइप से बनाना पड़ता है। वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये चीज किनको पढ़ाते हैं, जो रैंक प्रोड्यूस करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बताई जाती है चीजें। हाँ सर क्योंकि इसके अभी बीच बीच के नोट्स नहीं लिख पाया मैं, अच्छा चलो, मैं नोट्स तुम लोगों के लिए प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है, देख मत देखो, क्योंकि सभी वही। को PDF बना दूंगा ये, ठीक। हाँ सर। चलिए अभी ये जैसे तुम लोग कई बार फोटो कॉपी देता था, तो किस बच्चे की देता था, विक्रांत की। अभी वो टोक्यो में जगह है, वहां पर उसका प्लेसमेंट हुआ है IIT बॉम्बे से। अच्छा। कल ही उसका मैसेज आया था, जा रहा हूँ सर, मेरा ही स्टूडेंट है। बढ़िया है सर। बेटा देखो क्या करो यार, अब तुम लोग नहीं समझना उस चीज को। वो ऐसा था कि डायरेक्टर से नहीं पूछता था, मेरे पास आता, सर मैं क्या करूँ, अब क्या करना चाहिए। बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट बच्चा, महू से, पीथमपुर का लड़का था वो, पीथमपुर से महू से निकला था वो। चलिए देखिए, तो H इक्वल टू, देखो H क्या फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है H, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो फॉर गिवन अमाउंट के लिए H किसका फंक्शन ले लें हम, प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि ई में क्या ले रहे थे हम, ई में क्या लिया था हमने, वॉल्यूम टेम्परेचर, एच में क्या ले रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। कुछ भी नहीं करना आपको, वैसे के वैसे इसको क्या करना है, लिखना है। तो डी एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल एच वाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और एट
दूसरा कांस्टेंट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा। ये हो जाएगा dt प्लस ये हो जाएगा, अरे यार कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर dt हो जाएगा। दो टर्म है ना यहाँ पर, प्रेशर और टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर रिस्पेक्ट में लिया तो कांस्टेंट क्या रखा हमने, प्रेशर रखा। अरे क्या लिख रहा हूँ, अगर हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए? हाँ ना? हाँ सर। एक तो क्या सिर दुख रहा है, रात भर देखा सिर दुखा गया। डेल टी दैट कांस्टेंट प्रेशर एक किसके इक्वल होता है, एनसीपी के इक्वल होता है, तो मालूम है। हाँ सर। अरे याद आया ना कि डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी सीपी dt, याद है डी एच। हाँ सर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डी एच इक्वल टू हो गया एन सी पी डी टी प्लस क्या बचा डेल एच वन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन हो गई आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए क्या होता है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में क्या प्रेशर में चेंज होता है, क्या नहीं होता है। नहीं सर। तो डी एच या डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया आपका एनसीपी डी टी। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए डेल एच बाय डेल पी कितना, जीरो, होता ही नहीं कुछ। हाँ अरे सर। आइडियल गैस में एंथैल्पी में चेंज है ही नहीं ना, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से डेल एच इक्वल टू फिर से वही हो जाएगा एनसीपी डी टी। और रियल गैस के लिए कुछ भी चीज जीरो नहीं होती है, कुछ भी जीरो नहीं होती, तो डेल्टा एच इक्वल टू सीधा सीधा ये भी रहेगा टी वन टी टू एन सी पी डी टी प्लस प्रेशर वेरिएबल है E1 P2 डेल एच वाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी। एक क्वेश्चन बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकली ऐसी वैल्यू दे देते हैं कि आइडियल गैस के लिए क्या क्या जीरो होता है। तो आइडियल गैस के लिए हमने देखा था डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो भी जीरो है, और डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो भी जीरो है, और रियल गैस के लिए कुछ भी जीरो नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं, मैं बता दिया था एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस जल्दी से मुझे रिवाइज करा दीजिए। फार्मूला क्या था, एक तो पी वी गामा इक्वल टू के था, दूसरा पी और वी में क्या रिलेशन था, EV की पावर गामा -1 पी वी टू द पावर गामा -1 इक्वल टू के था, करेक्ट। पी और पी में क्या रिलेशन था, पी टू द पावर गामा पी टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था। तो हमने क्या बोला था, मैंने कि ये वाला ध्यान रखिए, बाकी आप निकाल लीजिए। याद आ गया, याद आया नहीं आया, अरे कैसा करते हैं आप लोग, बोलते भी नहीं हो। पी भी गामा इक्वल टू के, तो पी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी बाय वी, या पे वी इक्वल टू क्या होगा एन आर टी बाय पी। एक बार पी की वैल्यू पुट करो तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा, एक बार वी की वैल्यू पुट करो तो एक और रिलेशन आ जाएगा, टोटल 3 रिलेशन हो जाएंगे। ईशा ईशिका, हाँ सर। हाँ सर। आ गया ये समझ में, याद रहेगा हाँ सर। कैसे निकालना है इसको। यस सर। अब देखते हैं हम वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। वर्क डन वाली पार्ट बचा हुआ है, फिर आ जाएगा एंट्रोपी वाला पार्ट आ जाएगा आपका वर्क डन के बाद, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 लेक्चर में 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, और प्रैक्टिस तो चलती रहेगी।
अब इसमें कंसेप्ट क्या है, काफी ज्यादा है, तो इसलिए इसको रिवीजन थोड़ा ज्यादा मांगता है। अलग अलग कंडीशन वर्क डन भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि D इक्वल टू होता है dq प्लस dw। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर dq की वैल्यू 0 होती है, नो एनर्जी एक्सचेंज, तो D इक्वल टू हो गया आपका dw, है ना। तो D इक्वल टू हो जाएगा dw, तो dw हमें निकालना है, तो dw इक्वल टू किसके इक्वल होगा, dE मतलब क्या, NCV dt है, यही होता है। तो dw का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करा दीजिए, N1 T1 T2 N CV dt। तो W इक्वल टू हो गया हमारा NCV T2 माइनस T1, ये हो जाएगा, हाँ ना। हाँ सर। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से T2 इक्वल टू होता है P2 V2 बाय NR, और T1 इक्वल टू होता है P1 V1 बाय NR। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा NCV, वैल्यू पुट करो, NCV P2 V2 बाय NR माइनस P1 V1 बाय NR, NR कॉमन ले लो तो हो जाएगा NCV बाय NR, बचा क्या, P2 V2 माइनस P1 V1, N से N कैंसिल, तो W इक्वल टू हो गया CV बाय R, P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसे भी लिख सकते। देखो अब आप ये फार्मूले याद नहीं रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे, ये वाली कंडीशन, बस बाकी तो हमें डिराइव करना है जब जो पूछा जाए। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, CV और R में क्या रिलेशन है, CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। हाँ, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय आ जाएगा गामा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले याद नहीं करना आपको, तो ये ध्यान रखना है कि ये कैसे आएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो अपने आप आ जाते हैं। हाँ सर। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर। अब आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर वर्क दो कंडीशन निकालते हैं, रिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल, तो उसको ध्यान से देखना। पहली कंडीशन है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप क्या है, पहले तो आप क्या कैलकुलेट करिए, फर्स्ट कैलकुलेट टेम्परेचर देन W। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में टेम्परेचर कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर हमें मालूम है कि W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू अभी हमने देखा कि NCV T2 माइनस T1 होता है, और W इक्वल टू साथ में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 भी होता है, बस हाँ सर। इससे हम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर P एक्सटर्नल किसके बराबर है, फाइनल प्रेशर P2 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P2, और V2 की वैल्यू पुट कर दो, V2 क्या होगा, T2 NR बाय T2, और V1 क्या होगा, T1 NR बाय T1, यस नो। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल फार्मूला आपका ये आ जाएगा, T1 CV प्लस RP2 बाय T1 डिवाइडेड बाय C2। सॉल्व कर लेना। हाँ ठीक है, T2 आ जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। गड़बड़ तो नहीं हो गया,
जल्दबाजी तो नहीं कर दी मैंने कि तुम तो एक काम करना, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला। हाँ बस तुम्हें तो ये देखो एक फार्मूला कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको तो ऊपर वाले का मालूम है W इक्वल टू हो, तो याद क्या करना, हम मालूम पढ़ चुके ये भी। इससे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट T2 हियर, यहाँ से आप T2 निकालोगे। T2 निकालने के बाद देन वर्क डन इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1 ऐसे निकालोगे। दूसरा फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट टेम्परेचर यूजिंग T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, देन कैलकुलेट वर्क, वर्क यानी एन सी भी T2 माइनस T1। ओके, तो रिवर्सिबल के लिए अलग तरीके से निकालना है, रिवर्सिबल के लिए अलग तरीके से निकालना है। इरिवर्सिबल के लिए जो टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा ही आएगा और रिवर्सिबल के लिए टेम्परेचर कम आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगले लेक्चर में ये वर्क वाला जितना भी पोर्शन है वो सब आपका खत्म हो जाएगा और हम किस पर पहुंच जाएंगे, सीधे एंट्रोपी पे पहुंच जाएंगे। एंट्रोपी के बाद आ जाएगा अपना गिब्स एनर्जी और फिर थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें इजी पार्ट है, थोड़ा सा एंट्रोपी परेशान करेगी, बाकी सब इजी पार्ट है और क्वेश्चन अपन करते हुए चल ही रहे हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे पूछा जाता है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा वो हम रिमाइंड कर लेते हैं, सभी बताएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा पी वी गामा इक्वल टू Q, बात कितना है मालूम है, और P इक्वल टू है मालूम है कि NRT बाय V होता है, और V इक्वल टू NRT बाय P होता है, रखना है, दूसरे में रिलेशन आ जाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वल टू होता है DQ प्लस DW। DQ की वैल्यू 0 होती है तो DE इक्वल टू होता है DW, DW होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, लेकिन DE भी है तो DE किसके इक्वल होता है, इक्वल टू होता है NCV T2 माइनस T1। खत्म, इतने बड़ा भी था। Yes, sir. और हमने ये पढ़ा है कि इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो T2 निकालिए पहले। T2 कैसे निकालोगे, T2 ऐसे निकालोगे माइनस P एक्सटर्नल यानी P2 V2 माइनस V1 इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, और फिर वर्क कैसे निकालेंगे, W इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो T2 कैसे निकालोगे, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, देन वर्क इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। याद आ गया? हाँ सर। अरे अभी तक ये कहानी तो पढ़ी इतनी सारी हाँ सर। पिछले एपिसोड में, तो हर बात पूरा करने के बाद मैं उसको समराइज कर रहा हूँ कि आपको फाइनली क्या ध्यान रखना, और ध्यान क्या रखना, तो इसमें रखने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है, सीधी सीधी कंडीशन लगा रहे हैं। चलिए बस लास्ट एक क्वेश्चन कर लो, क्लास छोड़ता हूँ। ठीक, इसके जो आज अभी कंसेप्ट पढ़ा ना उसका एक क्वेश्चन लेना। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस at 300 Kelvin expanded adiabatically from 16 atmosphere to 1 atmosphere. Calculate the work. First, expansion is reversible, और second, expansion is irreversible. बताइए, सॉल्व करिए। तो समझ गए ना, रिवर्सिबल के लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है, रिवर्सिबल के लिए कैसे कैलकुलेट। जल्दी से आंसर दीजिए। आर के टर्म में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आर की वैल्यू नहीं पता, आर के टर्म में आंसर दीजिए।
हाँ क्या हुआ, क्या करेंगे पहले हम रिवर्सल वाले तो टेम्परेचर निकालेंगे, तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर -1। T2 निकालो यहाँ से, T2 निकालने के बाद वर्ग निकालेंगे, वर्ग इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। इरिवर्सिबल अगर है तो पहले T2 निकालें, कैसे निकालेंगे T2, NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी P2, P एक्सटर्नल P2 के बराबर होता है। तो यहाँ से T2 कैलकुलेट करो, T2 कैलकुलेट करने के बाद वर्ग इक्वल टू हो जाएगा NCV T2 माइनस T1। बताइए किसका आंसर आया। अब एक्सपांशन कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इसका मतलब साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अगर यही हम कंप्रेशन करते बस क्या ले लेते 1 ATM से 16 ATM, उल्टा कर दो 1 ATM से 16 ATM, तो साइन चेंज होता, आंसर वही नहीं आता लेकिन साइन पॉजिटिव होता। अरे आंसर बताओ जल्दी से। वैभव अक्षर, सब सो गए क्या। नो सर। No, sir. जावत है, समझ में आ गया कैसे करना है। सर नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव ही तो आएगा पगले एक्सपांशन पर। कितना आया, सर टेबल में आ रहा है -450, माइनस 450 R। 450 यार, तो भगवान जाने तुमने क्या निकाला। तो रिवर्सिबल में, हाँ ठीक ठीक, आंसर करेक्ट करेक्ट, -450 यार राइट है। और यहाँ पर -210.93 यार हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा गामा कितना लिया था बाकी बच्चों, गामा की वैल्यू निकाल ली। बन जाएगा 4/3 है। हाँ सर। वैसे ही आएगा। आएगा। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अगर कल क्लास मुझे लेनी पड़ी तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैप्टर, बस ये चैप्टर में जल्दी कंप्लीट करें इस चैप्टर को, थर्मो वाले को। हाँ ठीक है, ओके सर। नहीं तो परसों को रहेगी ठीक है सेम सर। टाइम पे क्लास। अभी क्या है, माइंड कम थका रहता है तो थोड़ा ढंग से हो जाता है, शाम को दिमाग भी थक जाता है, ढोल मजीरे ये सब परेशान कर देते हैं। हाँ सर। हाँ सर। चलिए बंद करें आज का। ओके, ओके सर। बाय सर। थैंक